दिन के 1 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव कुछ कह रहे हैं। करेंगे और पंचायत चुनाव को भी संपन्न करेंगे और अंततः पंचायत के चुनाव प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सकुशल संपन्न हुए, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न हुआ है। और इसमें जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए। और मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। नड्डा जी संगठन और सरकार के अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुरुत्वार निर्वहन कर रहे हैं। और इस दायित्व के निर्वहन के साथ उनके पास जो एक लंबा अनुभव है। हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मैं स्वास्थ्य का विषय इसलिए भी छेड़ रहा हूं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए लोगों का यह विषय होना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को अगर नियंत्रित करना है तो उसमें आपकी भूमिका सर्वविदित है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, संगठन के विभिन्न दायित्वों के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका योग्य मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। उनके कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था। यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके योग्य नेतृत्व में इस देश ने कोरोना की पहली लहर को भी, कोरोना की दूसरी लहर को भी प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। गरीब कल्याण अन्न योजना हो या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए गए कार्य, एक एक गरीब, आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में चिंता कभी नहीं छोड़ी। जब देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई
सबको खाद्यान्न देंगे, सबको अन्न देंगे। जनधन अकाउंट धारी सभी महिलाओं के अकाउंट में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई। विधवा महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर भी प्रधानमंत्री जी ने बांटे। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की अन्न की व्यवस्था अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक, और दूसरी लहर में मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक की, अभी आपने परसों के कार्यक्रम में आप सभी भागीदार बने होंगे। कितना अच्छा इवेंट बना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गांव-गांव में लाभार्थियों से बातचीत प्रारंभ की और कैसे लोगों के मुंह से आशीर्वाद निकल रहे थे। कुशीनगर की वह महिला हो, कुसमावती देवी, वाराणसी की बादामी देवी रही हो, या फिर प्रदेश के अन्य सहारनपुर की लाभार्थी रही हो, या झांसी के लाभार्थी रहे हो, या सुल्तानपुर की लाभार्थी, हर एक के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आपने संकट के समय में हमारा सहयोग किया है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही तो सबने आशीर्वाद दिया था। जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। और संकट के समय में 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, वृद्धजनों को बिना भेदभाव के पेंशन के अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, दिव्यांग जनों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको भी अतिरिक्त सहायता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आह्वान करते हुए आगे बढ़ाया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था कराई गई पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर पहली बार ये चीजें देखने को मिली कि जब किसी महामारी के आने के बाद, खासतौर पर इस प्रकार की जब महामारी आती है, वैक्सीन या दवा इसकी नहीं आ पाती है। 1947 से तमाम बार अलग अलग बीमारी आई, किसी का वैक्सीन नहीं आया। डेंगू का आज तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। सॉर्स और वर्ल्ड फ्लू जैसी तमाम बीमारियां आई, इनकी कोई वैक्सीन नहीं आ पाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान अगर कोरोना जैसी महामारी आई तो 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी फ्री में सबको देने की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 5 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 साल से ऊपर के 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, ये सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से देश के नागरिकों को पहले जीवन बचाने की व्यवस्था, उसकी जीविका को बचाने की व्यवस्था, और फिर इस महामारी से एक सुरक्षा कवच देने की भी एक कार्रवाई पूरे देश के नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक तबके का न केवल देश का नेतृत्व दे रहे हैं, बल्कि हर एक तबके को ख्याल भी रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। करने के लिए निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत हो, इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, ये खूबसूरती हमको सिर्फ भारत में देखने को मिलती है। और जब मैं भारत की बात करता हूं तो आपको जानकर के आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन खुशी जरूर होगी कि अगर बड़े देशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अकेला ही चौथा और 5वां स्थान ले लेता है। अगर देशों में देखा जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश के आप चुने हुए ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी तादाद में हम प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए।
ऐसा जैसा भी बताया गया कि 75 ब्लॉक जिला परिषद में आपने 67 आपने जीत हासिल की है। उसी तरीके से बताया गया कि 648 आपने जीते हैं 826 ब्लॉक्स में। पश्चिम में बताया गया कि 85 हमने ब्लॉक प्रमुख जीते। ब्रज में हमने 112 जीते। कानपुर में हमने 90 जीते। अवध में हमने 136 जीते और काशी में 109 सीट जीती हैं और गोरखपुर में 147 सीट जीती है। यह जो चुनाव के नतीजे भी हैं और जो आप सब लोग बैठे हैं, इसको हम प्रजातंत्र के दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रथम चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमको देखने को मिलता है। और यहां का चुनाव जीत करके आप आए हैं। आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको ईश्वर मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा, 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे, इसकी चिंता करना यह हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबको एक बात बोलता हूं, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल कर रख सकें, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। आप सब लोग अंतिम क्षेत्र के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रजातंत्र को नीचे तक समझने वाले लोग, राजनीति में एजेंडा कौन सेट करता है, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले हैं? हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टि देने वाले हैं। लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेट करना चाहिए और उस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को परिपक्व बनाते हुए लैस करें। और जब मैं लैस करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैस करें। चर्चा होनी चाहिए, लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार। पूछो उनसे और बताओ और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 1.21 लाख करोड़ खर्च होता था, आज 2.11 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए, सारे का सारा खर्चा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया गया। क्या ये हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे? ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या? क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं?
आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? अगर मैं बात करूं, ये जो अंतिम किस्त दी गई है 14 मई को 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,80,00,000 लोग इसके बेनिफिशियरी हुए। 10 करोड़ में 2,80,00,000 उत्तर प्रदेश में इससे बेनिफिट उठाया है, इसका लाभ उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। अगर हम मानधन योजना की बातचीत करें, 3,000 रुपए साल में किसान को मिलना, ये कभी सोचा था कि हम मानधन योजना में मिलेगा उसको? कभी किसान ने सोचा था कि उसको पेंशन लग सकती है? लेकिन ये सारी योजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। ये डीएपी में 140% की छूट देना, जो फर्टिलाइजर का बैग जो 2,400 रुपए में आता था, आज किसान को 1,200 रुपए में मिल रहा है। यानी अगर वो 2,400 एक बैग खरीदने जाना चाहता था तो उसी पैसे से वो 2 बैग खरीद सकता है फर्टिलाइजर का। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और एक बार नहीं बारंबार बताना पड़ेगा कि क्या क्या विकास के काम हुए, कैसे मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। उसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड, यहां यूपीए की सरकार में तो आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं था, तो सॉइल का क्या हेल्थ कार्ड होना था? मिट्टी का हेल्थ कार्ड, आज 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड डिस्पैच हो गया है। और उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया, हमने कभी सोचा था कि नीम कोटेड यूरिया मिलेगा? यूरिया के लिए, फर्टिलाइजर के लिए मार होती थी, लाठीचार्ज होता था, लेकिन समय पर लोगों को यूरिया नहीं मिलता था। ये नीम कोटेड यूरिया करने के कारण जो यूरिया का ब्लैक होता था उसको बंद किया गया। आज किसान को समय पर यूरिया मिलता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। किसान के लिए कितने इंटरवेंशंस किए गए, ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करता हूं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लगती बड़ी छोटी है। अमेरिका का, यूरोप का, सबका इलेक्शन सोशल सिक्योरिटी पर होता है। और सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है कि जब विपदा आए तो हमारे तरफ से हमको लाभ कैसे मिल सकता है। कभी सोचा था कि साल का 12 रुपए दे करके 2 लाख रुपए का हम कवर ले सकते हैं? कभी हमने सोचा था कि 330 रुपए दे करके हम 2 लाख रुपए का हेल्थ कवर ले सकते हैं? कभी इन सारी बातों के बारे में हमने चर्चा की थी? मैं चाहूंगा, देखिए, आप सिर्फ नेता नहीं हैं, आपको इन सारे तर्कों के साथ लैस होना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों के हित में काम कर रही है। मैं ये भी चाहूंगा कि आप सब लोग अपने ब्लॉक में लोगों को प्रेरित करें। 12 रुपए कुछ नहीं होता, महीने का 1 रुपए, लेकिन अगर 1 रुपए दे करके आप 2 लाख रुपए का अपने आप को कवर करा लेते हैं तो इससे बड़ी सोशल सिक्योरिटी क्या हो सकती है? अगर 330 रुपए, जो कि साल का 1 दिन का 1 रुपए भी नहीं पड़ता, वो अगर आप दे करके अपने आप को 2 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस कवर करा लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है और कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है। गरीब आदमी के लिए कितना बड़ा ये शस्त्र है उसके पास। मैं चाहूंगा कि हमारे ब्लॉक के प्रमुख, हमारे जिला परिषद के सदस्य इन बातों की चर्चा करें। अटल पेंशन योजना, इसमें 60 साल की उम्र के बाद उसको पेंशन लगने की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था की दृष्टि से हमको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों को प्रेरित करना है, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए और इसको भी जनता के बीच में ले जाना चाहिए। ये हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, अगर हम अंत्योदय की दृष्टि से देखें, हमने कहा था अंतिम व्यक्ति का उदय होगा। हमने कहा था एकात्म मानववाद। हम एकात्म मानववाद से चले, अंत्योदय तक पहुंचे और अंत्योदय को मोदी जी ने रूप दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस बात को लेकर के आगे चले। अब देखिए आप, ये जनधन योजना, इस जनधन योजना के तहत हमारे 40 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले। इस जनधन योजना के कारण उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ 29 लाख लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले। स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट्स बने। अब मैं कई बार चर्चा करता हूं, राम मनोहर लोहिया जी ने 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा कि मुझे दुख होता है कि भारतीय स्त्री को अपने दैनिक कार्यक्रमों के लिए गांव से बाहर निकल करके उनको सड़कों पर आना पड़ता है
और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको जाना पड़ता है। ये हमारे लिए दुख की बात है। कब कहा था? 60 के दशक में। कहां कहा था? पार्लियामेंट में। बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की दृष्टि से महिला सशक्तिकरण का काम किया तो स्वच्छ भारत में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, यानी 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत दी गई, इज्जत घर दिया गया। ये महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उपकरण है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स बने। आप संख्या जोड़िए, 1 करोड़ 60 लाख, यानी 1 करोड़ 60 लाख हमारी बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बाहर जाती थी। महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा